नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी तहादे नजर एक बयाबान सा क्यों है। सामने वाली बर्थ पर बैठा व्यक्ति मुझे लगातार देखे जा रहा था। कभी मेरी कभी पत्नी की नजर बचाकर उसका घूरना जारी था। उसकी वह दृष्टि मुझे असहज बना रही थी। इस उम्र में इस तरह घूरा जाना बड़ा अटपटा लगता है। जब उम्र थी तब भी तो किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी थी। मैं तो इसी हीन बोध को लेकर बड़ी हुई हूँ। रास्ते में भूले भटके कभी कोई फफ्ती कस देता और मैं घर आकर बताती तो बड़ी भाभी कहती, लो और सुनो, इन्हें भी लोग छेड़ने लगे हैं। छोटी तो खिलखिलाकर हंसी पड़ती, क्या चॉइस है। कॉलेज पहुंचकर ये कुंठा थोड़ी और गहरी हो गई थी और लड़कियों के आसपास भौरों की तरह मंडराने वाले लड़के मेरी तरफ झांकते भी नहीं थे। इस उपेक्षा से मैं अपने आप को बहुत आहत और अपमानित महसूस करती थी। इसलिए किसी का इस तरह एकटक देखना मुझे अजीब लग रहा था। आदत जो नहीं थी। कुछ देर बाद उनकी पत्नी उठकर शायद टॉयलेट तक गई। तब उन्होंने गला साफ किया और किंचित आगे झुककर कहा, एक्सक्यूज मी। मुझसे कह रहे हैं? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। जी हाँ, बिल्कुल आप ही से कह रहा हूँ। क्या आप मिस जौहरी हैं? मिस रेखा जौहरी। अपने इस नाम को लेकर भी तो मैंने कितने कमेंट सुने हैं। खैर, उस विचार को परे धकेलकर मैंने उन्हें ध्यान से देखा। परिचय का कोई सूत्र हाथ नहीं आया। आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको शायद याद नहीं है, हम लोग एमए में साथ थे। एमए इंग्लिश, प्रोफेसर चौधरी, प्रोफेसर देशपांडे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर। वो सब तो मुझे याद है, पर आपको पहचान नहीं पा रही हूँ, सॉरी। इसमें सॉरी कहने जैसा कुछ नहीं है। इन बीच के वर्षों में मुझ में काफी फर्क आ गया है। आप लेकिन बिल्कुल वैसी ही हैं, तभी तो पहचान लिया। किसी भी स्त्री के लिए यह सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप बिल्कुल वैसी ही हैं। पर मैं जरा भी पुलकित नहीं हुई। पूछा, अपना नाम बताएंगे? अरविंद, अरविंद सक्सेना। तब तक उनकी पत्नी लौट आई थी। बोले, उषा, मैंने कहा नहीं था कि मैडम का चेहरा पहचाना सा लग रहा है। वी वर क्लासमेट्स। मैडम ने एमए में टॉप किया था। उनकी पत्नी ने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश के साथ मेरा अभिवादन किया। मैं अब एक एक नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। आपके साथ एक तो राजीव दुबे थे, आनंद भार्गव, वसीम अहमद, सुयश बागची, बस इतने ही नाम याद आ रहे हैं। इतने नाम याद आ गए, यही बहुत है। एक लंबा अरसा भी तो हो गया। और आप लोग तो 4 ही थी, हम तो 10 थे। आपकी बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? कभी मुलाकात होती है? अब उनसे क्या कहती कि मैं जानबूझकर किसी के संपर्क में नहीं हूँ। गोल मोल सा जवाब दे दिया। नीलिमा की तो तुरंत ही शादी हो गई थी और वह पति के साथ यूके चली गई थी। रूबी शायद दुबई में है। चित्रा से एक आध बार मुलाकात हुई थी, वह चेन्नई में है। हस्बैंड मशहूर कार्डियक सर्जन है। और आप? मैं एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। जगह का नाम मैंने जानबूझकर नहीं बताया। वाह, फेबुलस फैमिली। इसी प्रश्न से डर रही थी मैं, पर जब सामने आ ही गया तो जवाब भी दे डाला। मिस्टर की 7-8 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ओह, सो सैड। बेटा यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आती जाती रहती होंगी वहाँ। एक बार गई थी, कह रहा था कि रिटायरमेंट के बाद यहीं आकर रहिए। मैं ग्रीन कार्ड बनवा रहा हूँ। मैंने कहा तब की तब देखेंगे। बिल्कुल मत जाइएगा। उनकी पत्नी ने पहली बार मुंह खोला। बोर हो जाएंगी। मैं तो दोनों बहुओं की जचकी में गई थी, परेशान हो गई। यहाँ नौकरों की पलटन पाले हैं, वहाँ बर्तन तक हाथ से मांजने पड़ते हैं। मैंने दोनों से कह दिया कि अगली बार अपनी अपनी अम्माओं को बुला लेना, मेरे बस का नहीं है। मुझे लेकिन वहाँ बहुत अच्छा लगता है, अरविंद बोले। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ हर चीज हाथ में रखी मिलती है, वहां भी मिलती थी। परेड तो मेरी होती है ना। एक बात अच्छी है, वहां पुरुष भी बराबरी से काम में हिस्सा बटाते हैं, मैंने कहा। प्लेटें धोने से लेकर बच्चे की नैपी बदलने तक सब कर लेते हैं। वे अमेरिकन पति होते हैं, पर ये तो शुद्ध भारतीय पति हैं ना। पति पत्नी की इस मीठी नोकझोंक का एक फायदा यह हुआ कि बातचीत का रुख दूसरी ओर मुड़ गया और मैंने राहत की सांस ली।
परिचय के सूत्र नए सिरे से जुड़ जाने के बाद यह स्वाभाविक था कि हम लोग खाना साथ में खाने के दौरान मैं भारत की विभिन्न खाद्य संस्कृतियों पर बात करती रही। मेरे इस ज्ञान कोश को देखकर वे लोग चकित थे। खाने के बाद मैंने तुरंत सोने की तैयारी कर ली। सेकंड एसी में यात्रा करने का एक फ़ायदा यह भी है कि आप जब चाहें जितनी देर चाहें सो सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे ऊपर वालों की सुविधा का विचार नहीं करना पड़ता। इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी, फिर भी मैं दम साधे पड़ी रही। मैं किसी भी बहाने अपनी जीवन गाथा के पृष्ठ उन लोगों के सामने खोलना नहीं चाहती थी। आज यह व्यक्ति पत्नी के सामने मेरे साथ बड़े आदर से पेश आ रहा है, पर कॉलेज के ज़माने में इन लोगों का पूरा ग्रुप मुझे किस हेय दृष्टि से देखता था यह मैं भूली नहीं हूँ। सब लोग मेरी बुद्धि का लोहा मानते थे, मानना ही पड़ता था, पर अपमानजनक टिप्पणियां भी कसते थे। किसी दिन अगर चित्रा और नीलिमा गोल कर जाती तो पूरी क्लास आहें भरने लगती। आज तो यार सूखा पड़ गया है, सारी रौनक ही गायब हो गई है। एक बार चौधरी सर ने वह फुसफुसाहटें सुन ली और कसकर डांट लगाई थी। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज प्लीज डोंट अटेंड माई क्लास, आई विल मार्क यू प्रेजेंट। पर लड़कियों पर डोरे डालने के लिए मेरे पीरियड का उपयोग मत किया करो। सर के जाने के बाद इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी। किसी ने कहा था, यार सर तो सुपर इमेजिनेटिव हैं, डोरे डालने लायक लड़कियां भी तो हों। इस बात पर एक सम्मिलित ठहाका लगा था। बात किसने कही थी यह पता नहीं, पर हंसी में तो सभी शामिल थे, ये अरविंद सक्सेना भी। इसे अपनी कहानी सुनाकर मैं सहानुभूति नहीं लेना चाहती। मैं उपहास बर्दाश्त कर सकती हूँ, सहानुभूति नहीं। मेरी शादी को लेकर शुरू से ही सब लोग बहुत चिंतित थे, घर के भी और बाहर के भी। ऐसे मामलों में कई बार बाहर वाले जरा ज्यादा ही फिक्रमंद होने लगते हैं, जबकि उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। काजी जी दुबले क्यों वाला मामला होता है। पर मेरी शादी में आए हुए सभी लोग विस्मयचकित थे। ऐसी लड़की के भाग्य में ऐसा घरवर। कईयों के दिल पर तो सांप लौट गया। किसी दिलजली आत्मा ने कहा भी, अरे बड़े आदमियों की लड़कियां देखकर नहीं तौल कर ब्याही जाती हैं। निमंत्रितों में खुश होने वाले की अपेक्षा ताज्जुब करने वाले ज्यादा थे, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक के मन से दुआ ही निकलती हो या कि सबकी नजर पाक साफ हो। 6 महीनों में ही असर सामने आ गया। पति देव से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था और वे ड्यूटी पर लौट गए। फिर 6 महीने तक मैं ससुराल और पीहर के बीच हिंडोले की तरह झूलती रही। शादी के बाद साल भर तक तीज त्योहार चलते ही रहते हैं, पर किसी भी त्योहार पर श्रीमान जी ने दर्शन नहीं दिए। छुट्टी का शाश्वत बहाना था। वे तीज पर नहीं आए थे, पर जब करवा चौथ पर भी नहीं आए तो पापा का माथा ठनका। पापा ने बड़े भाई साहब को मेरी ससुराल भेजा, कहा कि उसे लेकर सीधे प्रोजेक्ट साइट पर जाओ और याद रखना किसी को कानो कान खबर ना हो। भाई साहब पसोपेश में पड़ गए। बोले, तुम्हारे सास ससुर को तो मैंने समझा दिया है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पर जमाई बाबू को तो सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। वह प्रोजेक्ट साइट रेलवे स्टेशन से 35-40 किलोमीटर दूर जंगल में है। मैं तुम्हें लेकर कहाँ भटकता फिरूंगा। लिहाजा उन्हें फोन किया गया। वे बाकायदा स्टेशन पर लेने पहुंचे। यूं तो स्टेशन से बसें भी चलती थीं, पर वे हमारे लिए जीप लेकर आए थे। 6 महीने बाद ही सही अपने घर जाने की उमंग मुझ में हिलौरें ले रही थी। मैंने मन ही मन अपने घर को सजाना संवारना शुरू कर दिया था, पर घंटे भर बाद ही मेरे सारे उत्साह पर पानी फिर गया। वे हमें लेकर प्रोजेक्ट के गेस्ट हाउस में पहुंच गए थे। वहां 2 सूट हमारे लिए रिजर्व थे। उन्होंने कहा कि मेरा घर तो बैचलर्स का अड्डा बना हुआ है, हम 4 लोग साथ में रहते हैं। पहले से कुछ आइडिया होता तो मैं कुछ मैनेज कर लेता, अब 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। भाई साहब कुछ नहीं बोले, बस शाम की गाड़ी से चले ही गए। उनका काम खत्म हो गया था। 4 दिन फिर हमने गेस्ट हाउस में ही बिताए। ये बोले, तुम्हें हनीमून पर नहीं ले जा सका था ना, चलो यहीं हनीमून मनाते हैं। हनीमून हमारा गेस्ट हाउस के कमरों में ही मन रहा था। मेरा बहुत मन था साइट देखने का। दूर से ही सही अपना घर भी देखना चाहती थी, पर वे खुद भी ड्यूटी पर नहीं गए, न अपने दोस्तों से मुझे मिलवाया। बोले, मैंने बॉस से परमिशन टू लिव इन क्वार्टर्स ले ली है, रूममेट से भी कह दिया है, जल्दी से अपना इंतजाम कर लें। 5वें दिन सुबह ये बुरा सा मुंह बनाकर बोले, एक प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। कैसी प्रॉब्लम? माँ बीमार है। किसकी? मेरी और किसकी? आपकी माँ बीमार है और आप नहीं चलेंगे?
मेरा तो मुश्किल लगता है, अभी अभी 4 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ। मैं कुछ देर चुप रही, फिर एकाएक मैंने पूछ लिया, ये आँख मिचौली हम कब तक खेलेंगे? कैसी आँख मिचौली? आपको क्या लगता है, आपने किसी 5वीं फेल अनपढ़ गँवार से शादी की है? इसमें पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई? 6 महीने तक आप अपने लिए स्वतंत्र घर का इंतजाम नहीं कर सके। इस बात पर न भाई साहब ने यकीन किया था न मैंने। वे तो चुपचाप चले गए। बट आई हैव कम टू स्टे। मैंने स्टे पर अतिरिक्त जोर देते हुए कहा। नाउ कम क्लीन। वे कुछ देर तक भौचक से मुझे देखते ही रहे। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि उनके सामने जो औरत खड़ी है वह अंग्रेजी में एमए है और कॉलेज में पढ़ा रही है। वे पहले तो कुछ सकपकाए, मेरी नज़र का सामना करने से कतराते रहे, फिर हिम्मत बटोर कर बोले, सच सुनना चाहती हो ना? इतना साहस है तुम में? मैंने पिछले 6 महीने इतनी घोर मानसिक यंत्रणा झेली है कि अब मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, यह शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, मुझे मजबूर किया था। किसने? मेरे पूज्य पिताश्री ने। मुझे तुम जरा भी अच्छी नहीं लगी थी, पर मेरे पिता को वह दहेज बहुत अच्छा लगा था जो तुम साथ लाने वाली थी। उससे मेरी दोनों बहनें पार लग सकती थी, इसलिए मुझे मजबूर किया गया। उन कष्टों का वास्ता दिया गया जो घर वालों ने मेरे लिए उठाए थे। उस खर्च का ब्यौरा दिया गया जो मेरी पढ़ाई पर हुआ था। मुझे बेटे का भाई का फर्ज समझाया गया। मेरी पूरी तरह घेराबंदी की गई। आखिरकार मुझे हथियार डाल देने पड़े। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर तभी सोच लिया कि यह घर मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बैठे रहें अपनी बहू और दहेज को लेकर, मैं इस तरफ झांकूंगा नहीं। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की धरती धसक गई है और मैं किसी गहरे गर्त में डूबती जा रही हूँ। अगर वे कहते कि मेरा मन कहीं और है, यह शादी मैंने मजबूरी में की है, तब भी मुझे इतना आघात न पहुंचता। हनीमून के वे 4 सुनहरे दिन, 4 रंगीन रातें भूत प्रेतों की तरह मुझे घेर कर खड़े हो गए। दम सा घुटने लगा मेरा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को लौटाया और बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा, आपको अपनी रकम मिल गई है ना? मुझसे शादी करने का मुआवजा आप पा ही गए हैं ना? अब एक उपकार और कीजिए, मुझे तुरंत मेरे घर भेज दीजिए। आपके घर से अब मेरा कोई सरोकार नहीं है और घर पहुंचकर मैं तलाक के कागज भिजवा रही हूँ। कृपया उन पर दस्तखत करके भिजवा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैं इतनी जल्दी और वो भी अकेले लौट आऊंगी ऐसा किसी ने सोचा भी न था। भाई साहब को लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, पर पूरी दाल ही काली होगी ऐसा उन्होंने भी नहीं सोचा था। तलाक की बात सुनकर सब सकते में आ गए। माँ पापा ने समझाया, सब्र से काम लो, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। हम बात करते हैं, हो सकता है कोई हल निकल आए। मैंने साफ कह दिया, तलाक हो या ना हो, अब मैं उस आदमी के पास लौट कर नहीं जाऊंगी। अच्छा देखते हैं, वकील से बात करते हैं। पापा ने जैसे ही मेरा मन रखने के लिए कह दिया। मुझे बताए बगैर ही उन्होंने मेरे ससुर जी से बात की। वे दौड़े चले आए। पापा से बोले, बिटिया को समझाइए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे, एकदम कोई निर्णय न ले। अंकिता की शादी तय कर रहा हूँ। दिवाली बाद नवंबर में सगाई है। यह बात फैल गई तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मतलब उन्हें मेरे दुख सुख से कोई सरोकार नहीं था। वे सिर्फ अपनी बेटी की शादी में कोई विघ्न नहीं चाहते थे। बाप बेटे दोनों एक से निकले। उनकी इस स्वार्थपरकता ने मेरे तलाक के इरादे पर जैसे मुहर लगा दी। इस बीच मैंने एक नौकरी भी ढूंढ ली थी और एक नई आत्मविश्वास भरी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। तभी एक साक्षात्कार हुआ। हमारा आत्मकालीन हनीमून व्यर्थ नहीं गया था। मैं वहां से अकेले नहीं लौटी थी, उनका अंश भी मेरे साथ आया था। मैं उस नालायक स्वार्थी इंसान की संतान को जन्म देना नहीं चाहती थी, पर मेरे अबॉर्शन के प्रस्ताव को घर में किसी ने स्वीकार नहीं किया। माँ की दृष्टि में तो ये महापाप था। बड़ी भाभी बोली कि हो सकता है संतान के मोह में ही वे तुम्हें पुनः स्वीकार कर लें। छोटी भाभी बोली, अगर जिंदगी अकेले ही बितानी हुई तो कोई सहारा तो चाहिए। इस ऊहापोह में इतने दिन निकल गए कि फिर गर्भपात का समय ही नहीं रहा। मेरी अनिच्छा के बावजूद वह गर्भ पलता रहा, बढ़ता रहा और एक दिन बड़ी अनास्था से मैंने उस शिशु को जन्म दिया। माँ ने जैसे ही उसे मेरी गोद में दिया, एक जादू सा हुआ। सारी अनास्था, सारा तिरस्कार, सारा रोष मेरी ममता के ज्वार में बह गया। मैं सोचने लगी,
वे कैसी माएँ होंगी, या कि उनकी कैसी मजबूरी होगी कि वे अपने कलेजे के टुकड़े को मंदिर की सीढ़ियों पर, कचरे के डिब्बे में या रेल के कंपार्टमेंट में छोड़ जाती होंगी। पता नहीं कैसे पल भर में ही वह नन्हा जीव मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। मेरी सारी दिनचर्या उसी के आसपास सिमट कर रह गई। लगा कि इसे छोड़कर अब मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। प्रसूति अवकाश समाप्त होते ही मुझे वास्तव का भान हुआ। पहले दिन कॉलेज जाते हुए मन रो रहा था, पाँव मन मन भर के हो रहे थे। उसे गोद से उतारने की इच्छा नहीं हो रही थी। माँ ने कहा, बिटिया समझ लो, आज से मैं इसकी माँ हूँ। यह मेरा बच्चा है, मैं ही इसे पालूंगी। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो घर बैठो और बच्चा संभालो। घर बैठने का सवाल ही नहीं था। अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरा बेटा भी था। मैं उसे एक आत्मसम्मान भरी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने उसे माँ की गोद में दे दिया और अपनी रुलाई रोकते हुए गाड़ी में जा बैठी। माँ सिर्फ कहकर ही नहीं रह गईं, उन्होंने अपना कहा पूरा भी किया। उम्र की 10-20 सीढ़ियां उतरकर वे एकदम जवान लड़कौड़ी बन गईं। उनके बल पर ही मैंने अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली। क्षितिज तो जैसे उनका ही होकर रह गया था। भाभियों को बड़ा रश्क होता था, कहती, हमारे बच्चों की तो कभी नैपी भी नहीं बदली होगी, अब देखो कितनी फुर्ती आ गई है। क्षितिज शायद 5वीं में था जब माँ एकाएक चल बसी। मैं अपने को इस अपराध बोध से कभी मुक्त नहीं कर पाई कि जब उनका आराम करने का समय था मैंने उन्हें काम से लाद दिया। उनकी सेवा करने वाले बहुत थे, पर उन्होंने खुद ही सेवा का व्रत ले लिया था। किसी को पता ही नहीं चला कि वे भीतर ही भीतर पस्त हो गई हैं। मेरी तो खैर माँ थी, मुझे दुख होना स्वाभाविक ही था, पर मेरा बेटा भी नानी की मृत्यु के बाद एकदम कुंभला सा गया। उसका हंसना बोलना खेलना खाना सब बंद हो गया था, एकदम गुमसुम हो गया था। मुझे तो चिंता ही होने लगी थी। मैंने एक दिन अकेले में पापा से इसका जिक्र किया तो वे बोले, मैं खुद तुमसे यह बात करने वाला था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद घर का वातावरण एकदम बदल गया है। मुझे औरतों के बीच ज्यादा दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं सोचता हूँ हम क्षितिज को यहाँ से हटा लें। हटा लें मतलब? उसे किसी अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल में डाल दें। वातावरण बदल जाएगा तो वह संभल जाएगा। इतने से बच्चे को हॉस्टल में रखने की कल्पना मात्र से ही मुझे रोना आ गया, पर पापा शायद ठीक कह रहे हैं। मैं इतना डर रही थी कि बेटा एकदम खुश हो गया। उसे भेजते समय मैं फूट फूट कर रो रही थी और वह मुझे सांत्वना दे रहा था। अब मुझे शनिवार की प्रतीक्षा रहती जब वह घर आता। वे 2 दिन मेरे खूब अच्छे से गुजरते, पर धीरे धीरे इसमें भी व्यतिक्रम हो जाता। वह फोन करता, मामा इस वीकेंड हमारी पिकनिक जा रही है, प्लीज आप लेने मत आना। तब मेरा पूरा हफ्ता ही खराब हो जाता। एक बार तो उसने मुझे चौंका ही दिया। 7वीं की परीक्षा में उसने तीनों सेक्शंस में टॉप किया था। मैं खुशी खुशी उसे लेने पहुंची थी। उसे खास ट्रीट देने का प्लान बना रही थी, पर वह बोला, मैं इस बार घर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, मैंने सर से बात कर ली है। मैंने कहा, पागल हो गए हो? गर्मी की छुट्टी में सब अपने घर जाते हैं, सर लोग भी। वे सब लोग अपने घर जाते हैं, मेरा अपना घर कहाँ है? मैं तो स्तब्ध रह गई। बच्चा ये क्या कह रहा है? इसके दिमाग में ये क्या चल रहा है? उसने जैसे मेरे मन की बात जान ली। बोला, हम लोग जहाँ रहते हैं वह निखिलदा नितिनदा का घर है, आशीष मनीष का घर है। जबरदस्ती उनके घर में पड़े हुए हैं। मुझे छोटा सा ही सही पर अपना घर चाहिए। मैं समझ गई कि नानी की मृत्यु के बाद शायद यह घर उसे पराया सा लगने लगा है। हो सकता है मेरे भाइयों के बच्चे उसे अपमानित करते हों, मानसिक या शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करते हों। छोटा होने के कारण वह प्रतिकार भी नहीं कर पाता होगा। नानी उसके लिए ढाल समान थी। उनके जाने के बाद वह अपने को असहाय समझता होगा। मैंने उसे कलेजे से लगाकर आश्वासन दिया कि अगली छुट्टी में मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। तब कहीं वह चलने को राजी हुआ। घर आकर मैंने पापा से यह बात कह दी। उन्होंने जरा भी समय नहीं गंवाया, फौरन बच्चों की एक मीटिंग बुला ली। कहा, तुम्हारी माँ तो चली गई, मेरा भी अब ठिकाना नहीं है। किसी भी दिन बुलावा आ सकता है। सोचता हूँ अपने सामने ही जो जिसको देना है दे जाऊं, बाद में झंझट ना हो। रेखा को मैं कोई कैश नहीं दूंगा, उसके बदले एक घर खरीद देता हूँ। बाकी गुजारे के लिए उसकी नौकरी है ही। पापा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। बाद में भाभियां भुनभुनाती रहीं, बिटिया रानी का दान दहेज तो खत्म ही नहीं होता, चलता ही जा रहा है।
इतने सालों से यहाँ रह रही हैं, उसका क्या? पता नहीं कैसे पापा ने यह सुन लिया, या कि उन्हें सुनाने के लिए ही कहा गया हो। गरज कर बोले, बेटिया रानी अपने बाप के घर में बैठकर अपने बाप की कमाई खा रही है, किसी और के बाप की नहीं। अच्छा हुआ कि इस बहाने पता चल गया कि तुम लोगों के मन में कितना जहर है। अब तो अपने मरने से पहले मैं उसका इंतजाम करके ही जाऊंगा। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमें अपना घर मिला था। माँ बेटी की खुशी का अंत नहीं था। कुछ दिनों के लिए पापा भी हमारे साथ आकर रह लिए थे, जिससे बड़ा सहारा मिला था। बस एक ही कसक थी, इस प्रसंग में भाभी लोगों से बेवजह मनमुटाव हो गया था। जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। इतने दिनों तक मैंने अपनी कई इच्छाओं को दफन कर दिया था, वे अब फिर जी उठी थी। मैंने बड़े जतन से अपने घर को अपनी रुचि के मुताबिक सजाना संवारना शुरू कर दिया था। बेटा भी उत्साह से मेरा हाथ बटा रहा था। यह एक 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था। पापा के विशाल बंगले से उसकी कोई तुलना नहीं थी, पर जैसा भी था ये हमारा अपना घर था। यह अपनेपन का एहसास ही हमें खुशी से भर देता था। बरसों बाद मैंने किचन का रुख किया था। मुझे तो क्षितिज की इन पसंद नापसंद का पता ही नहीं था। पहले सब माँ देखती थी, बाद में वह हॉस्टल चला गया था। मैंने नए सिरे से अपनी को गृहिणी के रूप में ढालना शुरू किया। इतने दिनों तक रसोई में सिर खपाने का न वक्त था न शौक। अब उसमें मज़ा आ रहा था। उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर उसे खिलाने में एक अजीब सा आनंद, अजीब सी तृप्ति मिल रही थी। उसके लिए मैं रेसिपी बुक्स खंगाल रही थी, टीवी से पाक विधियाँ उतार रही थी। बस एक डर बना रहता था, कहीं वह अपने पापा के बारे में न पूछ ले, पर उसने कभी नहीं पूछा। परिस्थितियां बच्चों को समझदार बना देती हैं। जिस वर्ष क्षितिज ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की, मेरा स्थानांतरण हो गया। अपना शहर छोड़ने का जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी ही हुई। एक तो प्रिंसिपलशिप मिल रही थी, दूसरे पापा के जाने के बाद शहर से कोई लगाव नहीं रह गया। बेटा भी आईआईटी कानपुर चला गया था। ऐसे समय में यह बदलाव मेरे लिए वरदान ही सिद्ध हुआ। अगले 4 वर्ष मैंने नए काम से तालमेल बिठाने में और नई जगह नए लोगों से परिचित होने में लगा दिए। 4 साल बाद जब वह आईआईटी पास करके लौटा, तो मैं नए वातावरण में नए शहर में रच बस चुकी थी। अब मेरे सामने एक ही ध्येय था, क्षितिज का भविष्य। वह एमबीए करना चाहता था, बाहर जाना चाहता था, और अगर आसानी से कोई अच्छा जॉब मिले तो वह भी करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसका इधर उधर आना जाना चल रहा था। एक दिन मेरे नाम से एक रजिस्टर्ड लेटर आया। भेजने वाले का नाम पढ़कर तो मैं चकित ही रह गई। इस शख्स से पत्र पाने की आस में मैंने कितनी रातें जाग कर गुजारी थीं। तब तो मेरी याद नहीं आई, और अब जब मैंने जिंदगी की किताब से उसका पन्ना ही फाड़ कर फेंक दिया है, तो जनाब पत्र लिख रहे हैं। बड़ी उत्सुकता से मैंने लिफाफा खोला। टप से एक चेक मेरी गोदी में आ गिरा। 5 लाख का चेक था। किस खुशी में! यह सोचते हुए मैंने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। लगा कि मुझे अंगारे पर खड़ा कर दिया गया है। मैडम, तुम तो बड़ी खुददार औरत हुआ करती थी, इतना नीचे कैसे उतर आई? तुम्हारा तो बड़ा अमीर घराना था, रुपयों की बरसात होती थी। फिर मुझ नाचीज के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत आ पड़ी? कहीं ये दहेज की रकम वसूलने का षड्यंत्र तो नहीं है? साफ साफ ही कह देती ना, बेटे को मोहरा बनाने की क्या जरूरत थी? इससे आगे मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। मेरा पूरा शरीर जल रहा था। लगा कि पूरा पत्र पढ़ जाऊंगी तो कोयला ही हो जाऊंगी। दिन भर मैं बेटे की प्रतीक्षा करती रही। वह शाम ढले घर लौटा। मैंने दरवाजे पर ही उसे घेर लिया। तुम अपने बाप के पास गए थे? पहले तो वह चौंका, पर तुरंत ही संभल गया। बोला, हाँ गया था। मैंने एक भरपूर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। क्यों क्यों गए थे वहां? अपना हक मांगने गया था। मैं एक और चाटा रसीद करने वाली थी। बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू किया और चीख कर कहा, उसने कौन सा हक अब तक अदा किया है जो तुम उसके सामने भीख मांगने पहुंच गए? तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस आदमी पर मैं थूकना भी नहीं चाहती, उस आदमी के सामने तुम कटोरा लेकर खड़े हो गए। कितना रुपया चाहिए था तुम्हें? किस लिए चाहिए था? मैंने कभी किसी चीज के लिए आज तक मना किया है? क्या तुम्हारा मुझ पर से यकीन ही उठ गया है? मैं तुम्हारे लिए घर बेच देती, गहने बेच देती। एक बार मुझसे कहते तो मुझे इस तरह जलील तो न करते। मुझे खुद ही पता नहीं चला कब मैं उसकी छाती में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। तुमने मेरी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया है। ऐसे आदमी के सामने मुझे नीचा दिखाया है
जिसके नाम से भी मुझे नफरत है। मेरा आत्मसम्मान धूल में मिला दिया है। अब शायद मैं कभी सिर उठाकर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैं बोलती जा रही थी, रोती जा रही थी, पर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ, मैं किसी इंसान के सीने पर सिर रखकर रो नहीं रही हूँ, बल्कि किसी दीवार पर सिर पटक रही हूँ। वह किसी प्रस्तर मूर्ति सा खड़ा था, निस्पंद, निश्चल। मैं एकदम उससे छिटक कर खड़ी हो गई। कहा, सॉरी बेटे, आज पहली बार तुम पर हाथ उठाया है। काश तुम समझ पाते कि मैं। इट्स ओके ममा, उसने सपाट स्वर में कहा। तुम जो इतनी नफरत मन में लिए बैठी थी ना, अच्छा हुआ वह सब एक साथ ही सतह पर आ गई। नाउ रिलैक्स। कैसी नफरत? तुम मुझे जन्म देना नहीं चाहती थी ना, मैं जबरदस्ती ही इस दुनिया में आ गया हूं। मेरे तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। ये तुमसे किसने कहा? मामी लोगों ने। अगर इस समय वे दोनों मेरे सामने होती तो मैं उनका मुंह नोच लेती या गला दबा देती, पर इस समय असहाय क्रोध में थरथराने के सिवाय मैं कुछ न कर सकी। कब कही थी यह बात भाभी ने? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं कितने दिनों से बच्चा मन में यह ग्रंथि लेकर बैठा होगा। अपनी माँ को लेकर उसके मन में कैसे कैसे विचार आए होंगे। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म देना नहीं चाहा था, मैंने अत्यंत संयत स्वर में कहा। मैं नहीं चाहती थी कि बाप के रहते मेरी संतान अनाथों की सी जिंदगी जिए, ननिहाल की देहरी पर आश्रितों का सा जीवन बिताए। उस समय इन्हीं लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया और आज तुम्हारे मन में जहर घोल रही हैं। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। इतना ही कहूंगी कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसका कारण सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम्हारे लिए सांस ले रही हूं मैं, नहीं तो कब के फांसी लगाकर मर गई होती। उसके बाद घर में एक संवादहीनता का दौर शुरू हुआ। घर दो दीपों में बट गया। वह सुबह से निकल जाता, रात गए घर लौटता। मैं खाना लिए बैठी रहती, वह अपनी थाली लेकर कमरे में चला जाता। फिर देखा कि वह धीरे धीरे अपना सामान पैक कर रहा है। एल्युमिनियम के दो बड़े ट्रंक लाए गए। उसमें उसकी पुस्तकें, कपड़े बंद होते गए। कमरा वीरान सा लगने लगा। आखिर एक दिन बेशर्मी से पूछ ही लिया, कहीं जा रहे हो? हाँ, बेंगलोर में एक जॉब मिला है, सोचता हूँ ज्वाइन कर लूँ। मैं पूछने वाली थी कि बाकी योजनाओं का क्या हुआ, पर जब्त कर गई और एक फालतू सा सवाल कर डाला, कब जा रहे हो? इस शनिवार को, मंडे को ज्वाइन कर लूँगा। सामान पैक करके जा रहा हूँ, मेरा कोई ठिकाना हो जाए तो खबर कर दूंगा, तुम बुक कर देना। महीने भर बाद उसका पता ठिकाना आया। मन तो हो रहा था कि खुद सामान लेकर जाऊं, उसका घर जमा दूं, पर फिर अपने को रोक लिया। सामान के साथ 2 लाइन की चिट्ठी भेज दी, सामान पहुंच जाए तो खबर कर देना, चिंता रहेगी। पहुंच की सूचना स्वरूप एक पत्र आया। पत्र क्या था, धन्यवाद ज्ञापन था। लिखा था, मामा आपने अपने कर्तव्य में कभी कोताही नहीं की। विश्वास कीजिए मैं भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। जब भी जरूरत हो खबर कर देना। उसने लिखा जरूर है, पर मन में वह भी जानता होगा कि मामा कभी खबर नहीं करेगी। मेरा गंतव्य आ गया था। सुबह के 5 बज रहे थे। अरविंद दंपत्ति ने जता दिया था कि हमें जगा दीजिएगा, पर मैं बहुत पहले ही अपना सामान लेकर लॉबी में आ गई। इस परिचय को मुझे यहीं तिलांजलि देनी थी। मैंने मन ही मन उनसे क्षमा मांग ली, इसलिए भी कि मैंने उनसे झूठ बोला था। वैसे वह एकदम झूठ भी नहीं था। जिस पति का होना न होने के बराबर हो, उसे स्वर्गवासी कह देने में क्या हर्ज है। और रही बेटे की बात, तो मेरे लिए बेंगलोर भी यूएस से हो गया है। पता नहीं वहां का वीजा मुझे कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं, कौन जाने। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी तहादे नज़र एक बयाबां सा क्यों है।